दोस्तों बिहार में मुस्लिमों की आबादी यानी मुस्लिम पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी है, जातीय जनगणना की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि बिहार में करीब करीब हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मुसलमान है। 18% के आसपास बिहार में मुस्लिम मत है। लेकिन क्या मुसलमानों को वो प्रतिनिधित्व मिल पाया? क्या मुसलमानों को वो रिप्रेजेंटेशन कोई पार्टी दे पाई? हिमायती तो सभी पार्टियां बनती हैं, राजद कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए। दोस्तों एक आंकड़ा आपको बताते हैं, सर्वाधिक विधायक मुस्लिम समाज से आज तक अगर बिहार असेंबली में कभी पहुंचा है तो वो साल था 1985, जिसमें 34 मुस्लिम विधायक बिहार से जीते थे। 34। तब बिहार में 324 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। मतलब 2000 के बाद झारखंड बटा तो 243 पर आ गया वो आंकड़ा, 81 सीटें झारखंड में चली गई। लेकिन 85 की मैं बात कर रहा हूं। अगर 2020 के आंकड़ों पर हम नजर डालें दोस्तों, तो 19 मुस्लिम विधायक जीत कर आए, जिसमें 11 अकेले आरजेडी से थे, 5 एआईएमआईएम से जीते थे दोस्तों। तो ये आंकड़ा लगातार घटते क्यों चला गया? आज बिहार के मुसलमान ये सवाल उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछ रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व कहां है। हमारी जब हक हुकूक की बात होती है, वक्फ बोर्ड का नया मामला जो भी पकड़ लीजिए, बिहार में कोई भी राजनीतिक पार्टी, देखिए जब बिल पारित हुआ उसके बाद थोड़ा हो हल्ला हुआ, लेकिन जब बात रखने की बात थी तो उस समय तमाम राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साधी हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने आए हैं कि 2025 का जो बिहार असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें मुसलमान किसके साथ जाएंगे। और 2 दिवसीय दौरा जो है, 2 दिन का दौरा असदुद्दीन अवैसी साहब का, बैरिस्टर साहब का, एआईएमआईएम के प्रमुख संरक्षक बिहार में आने वाले हैं। 2 दिन का दौरा है उनका। इसका क्या असर पड़ सकता है बिहार की राजनीति पर? देखिए, अगर हम मुस्लिम राजनीति की बात करें, मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे जहन में अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले कोई इलाका आता है तो वो सीमांचल का इलाका है। कोसी बेल्ट जो कहते हैं, आप पूर्णिया कह लीजिए, अररिया कह लीजिए, कटिहार कह लीजिए, किशनगंज कह लीजिए, थोड़ा सा मधेपुरा भी आप गिन सकते हैं। हालांकि मधेपुरा को यादवों का बेल्ट माना जाता है, लेकिन वहां की भी कुछ विधानसभा सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। अररिया का तो गुणागणित ही अलग है। किशनगंज में तो 75% जो पॉपुलेशन है, 75%, 3/4 आबादी मुसलमानों की है। लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। बिहार में अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो 2020 के विधानसभा चुनाव पे अगर हम नजर डालें आंकड़ों पर, तो 11 विधायक मुसलमान समाज से जो है वो आरजेडी से जीते थे। लेकिन 5 विधायक एआईएमआईएम से भी जीते थे। 20 टिकट दिया गया था अवैसी जी की तरफ से बिहार में 20 सीटों पर, जिसमें 16 मुस्लिम प्रत्याशी थे, 16। और 2020 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार का जो कुल 4 करोड़ वोट पड़ा था, 4 करोड़ के आसपास जो वोटिंग हुआ था, उसमें 1.25%, मतलब करीब 1.25% वोट जो है वो एआईएमआईएम को गया था। और सभी वोटर मुस्लिम थे, लगभग, मैं लगभग की बात कर रहा हूं। 2-4 छोटे-मोटे हिंदू होंगे तो वो अलग बात है। तो दोस्तों आप समझिए कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में 6 लाख मुस्लिम वोट एआईएमआईएम को मिला। 6 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों, क्योंकि 2015 का विधानसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, 6 सीटों पर एआईएमआईएम लड़ी थी, कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। 20 में वो आंकड़ा पलट गया, और आंकड़ा क्या पलटा? आरजेडी की सरकार बनते बनते रह गई। देखिए सीमांचल की अगर हम 24 विधानसभा सीटों की बात करें, आप पूर्णिया का 6 सीट जोड़ लीजिए, रुपौली, धमदाहा, कस्बा जैसे जो सीटें हैं विधानसभा, आप किशनगंज की 6 सीटें जोड़ लीजिए, आप अररिया के 6 सीटें जोड़ लीजिए, आप कटिहार की 6 सीटें जोड़ लीजिए, तो ये जो पूरा बेल्ट है दोस्तों, 24 विधानसभा सीट, उसमें 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती है, 5 सीटों पर एआईएमआईएम जीतती है, और मात्र 1 सीट ठाकुरगंज, जहां से मोहम्मद साउद आलम आरजेडी से जीते थे, मात्र 1 सीट। इसके अलावा दोस्तों बायसी हो गया, जोकीहाट हो गया, बहादुरगंज हो गया, अमनौर हो गया, जहां से अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अख्तरुल इमान। ये 5 सीटें जो रही बिहार में, वहां पर एआईएमआईएम ने अप्रत्याशित जीत दर्ज कराया। और यही कारण रहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में, मतलब जो भी विधानसभा चुनाव हुआ 2020 का पिछला चुनाव, स्टेट असेंबली इलेक्शन, उसमें एआईएमआईएम ने अपना खूंटा गाड़ दिया। तो ये तो आंकड़े की बात हो गई। अब आते हैं कि इस बार मुसलमानों का क्या मन है, क्या कह रहा है उनका नब्ज। देखिए असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार आ रहे हैं, और बिहार इस तरह नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी का 3 दौरा बिहार हो चुका है। राजद कह रही है कि वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी का एजेंट है या एमआईएम। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि अगर वो बीजेपी की एजेंट है तो मुसलमान उस पर भरोसा क्यों करते हैं?
कैसे सीमांचल के इलाके में मिथिलांचल, अब तो मिथिलांचल की तरफ एक्सटेंशन होने जा रहा है। इस बार जो चर्चा है दोस्तों कि AIMIM बिहार की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 50। इसमें सीमांचल की सीटें होंगी, 24 के 24 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, सब पर तैयारी चल रही है। शिवहर और चंपारण साइड की भी कुछ सीटें हैं, मधुबन है, ढाका है, चिरैया है। ढाका में तो 1.25 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां से पक्के तौर पर AIMIM लड़ने जा रही है दोस्तों। सिवान का कुछ इलाका है, सिवान का बेल्ट पकड़िए, वहां के भी 2-3 सीटें हैं। तो 50 विधानसभा सीटें ऐसी होंगी जहां पर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM जो है वो चुनाव लड़ेगी। देखिए दोस्तों, मुसलमान मतों की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बिहार में एक विकल्प तलाश रहे हैं। इस बात को कहने में मुझे कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है कि बिहार का जो मुस्लिम आबादी है वो एक उचित प्रतिनिधित्व तलाश रहा है, जो शायद राजद से नहीं मिल पा रहा है। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, 2020 के आंकड़े बताते हैं, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों में एक भटकाव है आरजेडी से वो असंधि। देखिए जिस तरीके से सवर्णों का गणित बीजेपी के साथ बैठता है, विकल्प ही नहीं है, जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो भूमिहार हुआ, राजपूत हुआ, ब्राह्मण हुआ, लाला हुआ, कायस, मतलब ये बीजेपी को वोट कर देते हैं। लेकिन आज अगर उनके सामने कोई विकल्प उभर कर सामने आ जाए, चाहे कांग्रेस के रूप में, चाहे प्रशांत किशोर के रूप में, तो सवर्ण तबका भी है वो बीजेपी से छिटक सकता है। वही गुना गणित दोस्तों बिहार के मुसलमानों का है। देखिए 1990 का वो दौर था जब सोमनाथ से यात्रा निकली थी अडवाणी जी की, बिहार में गिरफ्तारी हो गई उनकी, और लालू यादव ने आयरन हैंड से पूरे मूवमेंट को क्रश कर दिया था। देश के सभी राज्य, चाहे वो बीजेपी शासित रहे हों या कांग्रेस शासित राज्य थे, सब जगह कोई ना कोई छुटपुट हिंसा हुआ, दंगा हुआ उस रथ यात्रा के चलते। बिहार में एक भी नहीं हो पाया, और उसका पूरा श्रेय जाता है लालू प्रसाद यादव को। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के नए मसीहा बनकर उभरे थे। मुसलमानों का मोह कांग्रेस से भंग हो गया था। लेकिन क्या आज भी वही स्थितियां हैं? तब शहाबुद्दीन थे, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी हुआ करते थे। आज दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि मैं मुसलमानों का एक नेता आप बता दीजिए जो आरजेडी में है, आप क़ारिद साहब का नाम लीजिएगा। क़ारिद साहब, मैं देखिए मैं उनका खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं लीडर की बात कर रहा हूं। वो भले ही MLC बन गए हैं, नेता के तौर पर कितने मुसलमान उनको नेता मानते हैं? तो बिहार के मुसलमान आज असदुद्दीन अवैसी का एक विकल्प के तौर पर उनको जरूर कंसिडर कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं। और देखिए जो सर्वे एजेंसी, मतलब जो अब सी वोटर कहीं आप रिपोर्ट देखिए, तो यह बात बड़ा तय है कि बिहार के मुसलमान इस बार असदुद्दीन अवैसी के साथ जा सकते हैं। और अगर 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं तो वोट कटवा है कि नहीं, ये तो बात का विषय है। ये तो चुनाव के बाद इस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे कि अवैसी की पार्टी वोट कटवा है कि सच में जीतने आई थी। लेकिन 2020 के विषम परिस्थिति में भी, संकट भरी स्थिति में भी अगर 5 सीट AIMIM जीत सकती है तो 2025 में वो बढ़कर 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। अब अवैसी साहब ने तभी कहा था, आपको याद होगा, जब AIMIM के 4 विधायक टूटे थे और एकमात्र एक विधायक अख्तरुल ईमान रह गए थे जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं AIMIM के, तब अवैसी साहब ने कहा था इस बात को, असदुद्दीन अवैसी ने कहा था डंके की चोट पर कि इसका बदला हम अगले विधानसभा चुनाव में लेंगे, स्टेट असेंबली इलेक्शन में लेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके का अप्रोच आरजेडी का दिख रहा है, अगर ये गठबंधन नहीं हुआ, मतलब देखिए एक चर्चा ये भी होती है बिहाइंड द कर्टन कि AIMIM और आरजेडी की बातचीत हो सकती है, गठबंधन हो सकता है और कांग्रेस इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है बड़ा कम उम्मीद लगता है, क्योंकि तानातानी जो है, खींचतानी जो है, वो महागठबंधन के अंदर अभी खुद ही चल रहा है। आज देखिए ना, खबर आया कि मुकेश सहनी 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी तय कर चुके हैं। तो इधर तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर ही मामला अभी निपट नहीं रहा है, फंसा हुआ है पेंच। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्या AIMIM को कोई जगह महागठबंधन में मिल पाएगी? ये बहुत बड़ा संशय है इस पर। तो देखिए क्या होता है, ये तो अगले 6-8 महीने में चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना आप मान लीजिए कि मुसलमानों की नाराजगी, आपने मोहम्मद शहाबुद्दीन का प्रकरण देखा, कोविड के समय जब उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, किस तरीके से आप जोड़ा गया, हालांकि बाद में जोड़ा गया, उपचुनाव से पहले हिना साहब और उसामा साहब को जोड़ा गया पार्टी में। लेकिन क्या सारण प्रमंडल के मुसलमान वो बेइज्जती भूल गए? सारण प्रमंडल के मुसलमान क्या तेजस्वी यादव को सिर्फ इसलिए वोट कर देंगे क्योंकि आज उसामा साहब उनके साथ घूम रहे हैं? शक है इसके ऊपर। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन एक छत्र नेता हुआ करते थे सीमांचल के इलाके में, कई जगह सांसद रहे, अररिया से भी सांसद रहे, किशनगंज से भी रहे। सवाल यह उठता है कि उनके निधन के बाद उनके जो 2 बेटे हैं सरफराज, शहनवाज, क्या वो नेतृत्व तेजस्वी पैदा कर पाए उस इलाके में?
आप मिथिलांचल पकड़ लीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता हुआ करते थे, आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। तो जो क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे आरजेडी के अंदर हर जाति के, देखिए ना, प्रभुनाथ सिंह राजपूत से थे, रथ समाज से थे, ये रघुवंश बाबू वैशाली के इलाके में पकड़ था उनका, जगदानंद सिंह का शाहबाद में पकड़ था। तो कई लीडर अलग अलग जाति से हुआ करते थे, आज सबके सब नदारद है। तो ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम किधर जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिवसीय दौरा ये क्लियर कर रहा है कि इस बार करो या मरो की स्थिति में वो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी चाहे जो कह ले, वोट कटवा कह ले, ये कह ले, वो कह ले, लेकिन लड़ाई इस बार आर पार की होने जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। देखिए आपकी जो प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, खासकर अगर हमारे मुस्लिम व्यूअर हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इस बार बिहार के मुसलमान किसको वोट देने जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम अदित तारण है, NBC 24 पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।